उप सहसंयोजी यौगिक क्या है बेटा इसमें, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या इसका दूसरा जो अभी हमने नाम लिया था संकर यौगिक भी कहते हैं, दूसरा क्या कहा जाता है, या जटिल यौगिक भी कहा जाता है। ये इसी के नाम है। कई किताबों में आपको क्या कहा जाए, क्या कहेंगे उनको, संकर यौगिक भी कहेंगे, कहीं पर क्या कहेंगे, जटिल यौगिक भी कहा जाएगा। और ये हमारे पास है उपसहसंयोजी यौगिक भी। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी थी बेटा, एक तो पढ़ा था संक्रमण यौगिक तत्व, ठीक है ना, पढ़ा था हमने संक्रमण तत्व। क्या होते हैं संक्रमण तत्व, कोई बता सकता है? संक्रमण तत्व किसे कहते हैं बेटा? संक्रमण तत्व क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, पढ़े थे हमने? सर जिसको भी कर सकते अर्धपूरित हाँ अर्धपूरित अल्सर डी कर सकते। हाँ, इनकी मूल अवस्था में, हाँ, इसमें दो चीजें बेटा देखो, और मूल आयनिक अवस्था, अवस्था एक तो मूल अवस्था, और दूसरी क्या है इसकी, ऑक्सीकरण अवस्था। जो इसकी क्या होगी, ऑक्सीकरण अवस्था। इन दोनों में क्या होते हैं, जो डी कक्षक होते हैं, इन दोनों अवस्थाओं में क्या होते हैं, जो डी कक्षक होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, दोनों अवस्था, एक मूल अवस्था हो गई, एक उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। इन दोनों में क्या होते हैं, डी कक्षक होते हैं वो अपूर्ण भरे रहते हैं, पूरे भरे हुए नहीं रहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, संक्रमण तत्व। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो उपसहसंयोजी यौगिक है ना, उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण केवल क्या है, संक्रमण तत्वों द्वारा नहीं किया जाता है। कि हम कहें कि केवल संक्रमण तत्व ही बना सकते हैं इसको, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बल्कि क्या कर सकते हैं, कुछ असंक्रमण तत्व भी उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। लेकिन जो संक्रमण तत्व है, ये ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ध्यान रखना, ये उपसहसंयोजी यौगिक कौन बनाते हैं, संक्रमण तत्व बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे, असंक्रमण तत्व भी बनाते हैं। कौन बनाते हैं, जो असंक्रमण तत्व हैं, जो संक्रमण तत्व नहीं है, वो भी क्या करते हैं, उपसहसंयोजी यौगिकों को बनाते हैं। लेकिन ये कहता है इनमें कम प्रवृत्तियां पाई जाती है, ज्यादा नहीं होती। इनमें क्या होती है, तो अधिकतर क्या करते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, और ये कम बनाते हैं। असंक्रमण तत्व क्या करते हैं, उपसहसंयोजी यौगिकों को कम बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना हमें कि संक्रमण, अधिकांश संक्रमण तत्व हैं वो उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उप संक्रमण तत्व ही बनाते हैं, असंक्रमण तत्व भी क्या करते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। लेकिन इनमें क्या होती है, ये प्रवृत्तियां कम होती है। तो ये शब्दों को याद भी करना, नोट भी करना है। जब आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उस समय नोट किया जा सकता है कि क्या क्या चीजें मैंने बताई आपको, है ना। तो ये दो चीजें हैं बेटा। अब उपसहसंयोजी यौगिक क्या है ना, या जहां पर हमने पता लगा दिया कि ये दोनों बनाते हैं, इनको संक्रमण तत्व भी बनाते हैं और असंक्रमण तत्व भी इन यौगिकों को बनाते हैं, ठीक है। तो हम रसायन विज्ञान की एक शाखा लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक जो होंगे, ठीक है ना, उपसहसंयोजी यौगिकों का जहां पर अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं उपसहसंयोजी रसायन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो उपसहसंयोजी यौगिकों में क्या हो सकता है, जो खनिज होते हैं बेटा, जो हमारे पास खनिज होंगे, है ना, खनिज हो गए। दूसरा हो गया, वनस्पति और जंतुओं में बहुत सारे यौगिक जो खनिज होते हैं वो मिलते हैं, है ना। तो जैविक क्रियाओं में हो गया, ठीक है ना, जैसे प्रकाश संश्लेषण आप लोगों ने सुना होगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसमें क्लोरोफिल का उपयोग होता है, ठीक है ना। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है मालूम है, ये मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम, Mg, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम से एक उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का
उपसहसंयोजी यौगिक है, और क्योंकि ये मैग्नीशियम से बना हुआ है, ठीक है ना। वैसे दूसरा यदि देखोगे तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो लाल रंग का होता है। तो हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी लाल पिगमेंट है, और ये क्या होता है, आयरन का उपसहसंयोजी यौगिक। किसका है, आयरन का उपसहसंयोजी यौगिक कौन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। आयरन का फॉर्मूला होता है बेटा Fe, ठीक है ना। Fe जो है आयरन को कहा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रसायन हैं जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, वर्नर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उपसहसंयोजी यौगिक का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि उपसहसंयोजी यौगिक होते क्या है, ठीक है ना। उपसहसंयोजी यौगिक का सिद्धांत दिया। तो हम ये मान के चलते हैं, ये जो वैज्ञानिक थे वार्नर्स, ये थे कहाँ के थे, स्विस वैज्ञानिक थे। इनको हम कह सकते हैं स्विस स्विस वैज्ञानिक। कौन से थे, स्विस वैज्ञानिक, स्विस इनका देश था, ठीक है ना। वैज्ञानिक ये स्विस वैज्ञानिक थे, और इनका नाम था एल्फ्रेड वार्नर। क्या था इनका नाम, यदि हम इनका नाम देखेंगे तो इनका नाम था एल्फ्रेड एल्फ्रेड वार्नर, ये इनका नाम था, ठीक है ना। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, स्विस वैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपना सिद्धांत रखा, और ये सिद्धांत रखा इन्होंने 1892, बहुत पुरानी बात है, 1892 में इन्होंने सिद्धांत रखा वार्नर, किसका, उपसहसंयोजी यौगिकों का सिद्धांत, सबसे पहले कंडीशन, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको ये क्या है, संक्रमण तत्व ही इनको प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व क्या करते हैं बेटे, इनमें इस प्रकार के यौगिकों का अध्ययन करवाते हैं। तो ये दो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किसने यह किया था और कब किया था। अब इस सिद्धांत को ये देखें, इन्होंने क्या सिद्धांत दिखा, इन्होंने अपने विचार क्या रखे, अपने व्यूज क्या रखे, ठीक है ना। तो इन्होंने जो उपसहसंयोजी यौगिक बनाए गए, उनकी विशेषताओं बताई है, और दूसरा इन यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक व्यवहार को समझाया है। दो चीजें की, पहले इन्होंने क्या काम किया होगा, पहला इन्होंने काम किया, इन्होंने उपसहसंयोजी यौगिकों को बनाया, उपसहसंयोजी उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण किया, यौगिकों का क्या किया, यौगिक बनाए इन्होंने, बहुत सारे यौगिक बनाए इन्होंने, है ना, उपसहसंयोजी यौगिक। और दूसरा क्या किया, उनकी विशेषताएं बताई। दूसरा यदि हम नंबर देखेंगे तो उनकी विशेषताएं बताई इन्होंने कि उनकी सहसंयोजी जो तत्व यौगिक होंगे उनकी विशेषताएं बताई। दूसरा क्या क्या है, और क्या क्या विशेषताएं, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण बताए, ठीक है ना। जो भौतिक एवं रासायनिक व्यवहार को समझाया, इसके इन यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक व्यवहार, तीन चीजें देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीजें, भौतिक एवं रासायनिक व्यवहार, ठीक है बेटा। ये तीन काम किए इन्होंने। पहले क्या किया, पहला काम था इन्होंने उपसे यौगिक बनाए, उन्होंने उनकी विशेषताएं बताई, भौतिक एवं रासायनिक व्यवहार, सॉरी मैं रासायनिक भूल गया, है ना, रासायनिक व्यवहार बताए कि भौतिक एवं रासायनिक व्यवहार किस प्रकार के हैं, वो चीजें बताई इन्होंने। तो पहला काम इन्होंने किया वार्नर्स ने। फिर यदि हम मुख्यतः काम इनका देखें तो वार्नर्स ने जो धातु है, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो क्या होगा कि कोई धातु होगा, और धातु से जुड़े हुए हैं अलग अलग चीजें, है ना। धातु से क्या है, ये अलग अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखते हैं तो ये कहता है वार्नर्स ने क्या किया, जो धातु आयन है उसमें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता की धारणा प्रस्तुत की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट कलर में क्या कर दिया कि जो धातु आयन है, ध्यान रखिएगा, धातु आयन, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे धातु आयन, अभी हमने कहा कि हीमोग्लोबिन Fe का उपसहसंयोजी यौगिक है,
तो Fe का उपसंयोजी यौगिक होने का मतलब जो धातु आयन क्या है, Fe है। ठीक है ना। वार्नर्स ने जो धातु आयन है, धातु आयन के लिए दो प्रकार की संयोजकता दिखाई। दो प्रकार की संयोजकता कौन कौन सी? एक तो थी प्राथमिक संयोजकता। उन्होंने कहा ये जो धातु आयन है इसकी दो प्रकार की संयोजकता है। एक तो क्या है? प्राथमिक संयोजकता। धातु आयन की क्या बताया उन्होंने? प्राथमिक संयोजकता। उन्होंने कहा इसके पास दो प्रकार की संयोजकता है। कौन कौन सी संयोजकता है बेटा? एक तो कौन सी संयोजकता है? प्राथमिक संयोजकता। ठीक है ना। एवं या द्वितीयक संयोजकता को द्वितीयक संयोजकता होती है। दो प्रकार की संयोजकता होती है ना। उसने कहा कि जो धातु आयन है, ये उन्होंने वार्नर्स ने पहले बार समझाया कि जो धातु आयन है, धातु आयन के पास दो प्रकार की संयोजकता होती है। एक प्राथमिक संयोजकता होती है और एक द्वितीयक संयोजकता है। इस प्रकार की धारणा को उन्होंने समझाया, इस प्रकार के विचार को उन्होंने समझाया। पहली बात था कि जो एक धातु आयन के पास दो प्रकार की संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता होती है ना, वो उन्होंने समझाया। इस प्रकार की एक धारणा दी कि इसके पास दो प्रकार की संयोजकता है। एक क्या है? प्राथमिक संयोजकता और दूसरी क्या है? द्वितीयक संयोजकता। ये वार्नर्स का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है ना। पहले उसने उपसैसी यौगिक बनाए, उनकी विशेषताएं बताई, उनके भौतिक एवं रासायनिक व्यवहार बताए। लेकिन इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वार्नर्स ने बताया था कि जो धातु आयन है उसके पास दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। एक प्राथमिक संयोजकता है और एक द्वितीयक संयोजकता है। ये उसकी बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा थी। कुछ यौगिक जैसे मान लीजिए, वो कहता है कि कुछ यौगिक जैसे क्या है, जैसे हमारे पास कुछ यौगिक कौन कौन से हैं, जैसे क्रोमियम क्लोराइड CrCl3, ठीक है ना। कोबाल्ट क्लोराइड CoCl2, ठीक है ना। तीसरा यदि देखेंगे पैलेडियम क्लोराइड में जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, इनमें जो क्या होगा में जो धातु आयन है, इस पहले यहां देखो जो धातु आयन कौन कौन है, इसमें धातु आयन कौन सा है बेटा? क्रोमियम क्लोराइड में धातु आयन कौन है? यदि यहां पर देखोगे तो, हाँ बताओ, कोई बताना चाह रहा है? Cl Cl3 नहीं होगा। धातु आयन, ये तो क्लोराइड आयन है। धातु आयन को देखोगे तो क्रोमियम है बेटा, क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज वाला धातु आयन है। इसमें देखोगे तो यहाँ पर कौन है धातु आयन? cobalt बिल्कुल राइट। और कोबाल्ट पे कौन से चार्जेज होंगे? 2 positive CO पे कितने चार्ज होंगे बेटा? 2 positive 2 पॉजिटिव, राइट। कैसे पता लगा रहे हैं 2 पॉजिटिव हुआ, है ना? ये देखना है, मैं अभी बताऊंगा मैं आपको। यदि हम पैलेडियम को देखते हैं, पैलेडियम क्लोराइड, इसमें कौन है धातु आयन, कौन है? पैलेडियम क्लोराइड। बिल्कुल पैलेडियम, पैलेडियम केवल पैलेडियम होगा, है ना। जो पैलेडियम है हमारे पास, ये क्या है? और इस पे चार्जेस कितने होंगे बेटा? इसमें चार्ज कितना होना चाहिए? 2+। बिल्कुल गुड। देखो ये बच्चे बता रहे हैं, इन्होंने बताया कि देखो क्रोमियम है, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आया। कोबाल्ट है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आया। पैलेडियम है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आया। ये कहां से पता लगा मैं? इससे जुड़े हुए नेगेटिव आयन से। ये देखो जो नेगेटिव आयन है, क्लोराइड आयन है, इन क्लोराइड आयनों से पता लगा। इसके पास 3 क्लोराइड आयन जुड़े थे, हमें पता था इसमें 3 पॉजिटिव आयन होंगे, है ना। इसमें यहाँ देखेंगे 2 नेगेटिव आयन, ये यहाँ पर पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास? ये अलग अलग प्रकार के धातु है ना, धातु आयन है। और इन पर जो ये संयोजकता है बेटा, ये 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ये इनकी क्या है? प्राथमिक संयोजकता है। यदि हम इसमें देखेंगे तो इनकी प्राथमिक संयोजकता क्या होगी? यदि हम यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक संयोजकता, जो उनमें क्या होंगे? प्राथमिक संयोजकता हम कैसे दिखा सकते हैं? देखो हमें पता होना चाहिए, देखो संयोजकता, दिव्या रावत पता बेटा इसमें कितनी होगी प्राथमिक संयोजकता इसकी?
दीपे रावत, जल्दी बताओ। साहिल तुम बताओ बेटा। देखो आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना, अब मैं पूछूंगा बीच बीच में, सो तो नहीं रहे। इस क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, कितनी होनी चाहिए इसकी प्राथमिक संयोजकता? जल्दी बताओ, ये सीखने वाली चीजें हैं। शिक्षा तुम बताओ बेटा। राहुल, वंदना, बताओ बेटा। 3 बिल्कुल, जितने उस पर धनायन, 3 हाँ गुड, ठीक है। यहां पर देखोगे जो क्रोमियम है, जितने किसी पर धनावेश होंगे, किसी धातु आयन पर जितने धनावेश होंगे, जो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी वही उसकी प्राथमिक संयोजकता होती है, ठीक है। अब क्लियर समझ में आया? जितने उस पर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो उसकी क्या होगी, प्राथमिक संयोजकता होगी। यानी कि ध्यान रखना, किसी धातु आयन पर जितनी, किसी धातु आयन की जितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, प्राथमिक संयोजकता। तो इसमें देखो, अब याद रखना आपको, इसकी प्राथमिक संयोजकता 3 हो गई। इस कोबाल्ट की कितनी हो जाएगी? 2 2। बहुत सिंपल है ना। इस पैलेडियम की कितनी हो जाएगी प्राथमिक संयोजकता? 2 बिल्कुल 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल चीज है बेटा। देखो, हमें ये ध्यान रखना कि जो इस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये उसकी प्राथमिक संयोजकता होगी। अब ये क्लियर हो गया, ये वार्नर्स ने कहा। अब द्वितीयक संयोजकता के बारे में बताएंगे कि एक द्वितीयक संयोजकता क्या होती है ना। तो ये वार्नर्स की थ्योरी है। वार्नर्स की थ्योरी, ये स्विस वैज्ञानिक थे, स्विस वैज्ञानिक थे एल्फ्रेड वार्नर्स। इन्होंने 1892 में एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत में उन्होंने क्या किया, क्या काम किया कि उपसहसयोजी कैसे बनाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, उनका भौतिक एवं रासायनिक गुण व्यवहार क्या है। फिर उन्होंने बताया कि जो धातु आयन है, धातु आयन के लिए जो प्राथमिक और 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता, ठीक है ना। और जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो क्या होती है, उसके धातु आयन में उपस्थित जो धातु आयन का जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वही उसकी प्राथमिक संयोजकता होती है। जैसे हमारे पास कुछ धातुओं को उन्होंने लिया और ये प्राथमिक संयोजकता दिखाई। अब द्वितीयक संयोजकता क्या हो सकती है, ठीक है ना। चलो इसी के आगे कर देता बेटा, द्वितीयक संयोजकता। चलो इसमें देखते हैं, नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब चलो यहीं पे देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। द्वितीयक संयोजकता है ना, कि द्वितीयक संयोजकता किस प्रकार से होगी। चलो अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये तो हमने पता लगा दिया कि प्राथमिक संयोजकताएं किस प्रकार से हम दिखाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास आ रखा है कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइड के अमोनिया के साथ मिश्रित, ठीक है ना। मान लीजिए कोबाल्ट थर्ड हमारे पास है। कोबाल्ट थर्ड इस प्रकार से, देखो हमने एक प्रकार का ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CONH3 और इसकी होल 6, और फिर इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगा करके और इसमें क्या कर देंगे, Cl3 लगा देते हैं। इसका जो कलर होता है बेटा पीला होता है। कैसा रंग होता है इसका, पीला, ये पीले रंग का होता है ना। दूसरा देखो, ये देखो CO है, एक Cl लगा हुआ है, फिर क्या लगा हुआ है, NH3 लगा हुआ है। इसके में लिखा होल 5 और ब्रैकेट बंद किया हुआ है, फिर यहाँ लिखा हुआ Cl2, क्या लिखा Cl2, ठीक है ना। यहाँ पर एक और है, इसका रंग होता है नीला, नीले रंग का। देखो कोबाल्ट के ही है, ये नीला रंग हो गया, है ना। तीसरा यदि हम देखें एग्जांपल COCl2 और यहाँ पर होगा NH3 की होल 4, NH3 है और इसमें होल 4, ठीक है ना, होल 4, और इसको भी ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया गया है। और देखो बेटा ध्यान से नहीं समझोगे तो नहीं आएगा, जो बच्चे सो रखे हो जाग जाओ, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यदि हमें आएगा नहीं तो हम समझ भी नहीं पाएंगे इसको, ठीक है ना। कैसे कैसे इसमें वार्नर्स ने अलग अलग सिद्धांत दिए। इसका कलर कैसे होता है बेटा, हरे रंग का होता है, ये हरा रंग। यहाँ देखो वार्नर्स ने कहा कि है तो कोबाल्ट के ही है। यहाँ पर देखोगे जो धातु आयन है वो कौन है,
पहले धातु आयन को पहचानते हैं हम, धातु आयन क्या है इसमें। यहाँ पर देखो इन सब में जो धातु आयन है वो धातु आयन की तो बात करता है कि धातु आयन के पास दो प्रकार की संयोजकता होती है। तो पहले हम धातु आयन को पहचानते हैं। ये सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसहसंयोजी यौगिक है। क्या है बेटा, ये उपसहसंयोजी यौगिक। और इन उपसहसंयोजी यौगिकों में हमें ये पहचानना है कि धातु आयन कौन सा है। कोई बता सकता है कि इसमें धातु आयन क्या है? बताओ बेटा। सर कोबाल्ट। कोबाल्ट इसमें धातु आयन। क्या है इसमें धातु आयन, क्या है, कोबाल्ट है। तो ये बहुत अच्छे बताया इन बच्चे ने, ठीक है ना। एक कोबाल्ट है बेटा, कोबाल्ट हमारे पास धातु आयन। और इस धातु आयन के पास दो प्रकार की संयोजकताएं होती है, एक होती प्राथमिक और दूसरी होती द्वितीयक। अब प्राथमिक संयोजकता निकालते हैं, कैसे कैसे निकलेगी प्राथमिक संयोजकता। आप लोगों को प्राथमिक संयोजकता निकालनी, इसकी प्राथमिक संयोजकता कैसे आई, कोई बता सकता है? हमें इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा? ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है बेटा? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखना बेटा, हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ होती है क्योंकि कंप्यूटर में लिखना थोड़ा कठिन काम होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी हैंड राइटिंग उल्टी सुल्टी हो सकती है। तो जहां पर शब्द आपको पहचानने नहीं आ रहे हैं तो सुन लीजिएगा कहां पर क्या शब्द मैं बोल रहा हूँ, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे दिखते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? तो आज मैं आपको पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाता हूँ, जिसकी हमें ऑक्सीकरण, मान लीजिए हमने लिया CO, ये कोबाल्ट है, और NH3, देखो बेटा ये NH3। जो बच्चे जगह नहीं है बेटा जग जाओ, है ना, आपको नहीं आ पाएगा फिर। देखो Cl3 ये हमारे पास। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, मान लीजिए हमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है, क्योंकि धातु आयन तो यही है, तो हमें इसकी क्या निकालनी, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो, उसको हम x मान लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इस जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बाकी क्या होगा, बाकी इस पूरे मॉलिक्यूल में देखते हैं, जो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यहां से यहां तक, इस पूरे की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती, पूरे के पूरे, पूरे मॉलिक्यूल की कह रहा हूं, कोबाल्ट की नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें तो कोबाल्ट की निकालनी, इस पूरे की 0 होती बेटा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि जब कोई यौगिक बनता है तो उसमें न धनावेश होता है न ऋणावेश होता है, इसमें देखो कोई आवेश ही नहीं है, इसलिए इस पूरे की ऑक्सीकरण संख्या 0, पूरे की कह रहा हूं, कोबाल्ट की नहीं कह रहा हूं, पूरे की। तो चलो ये मैं बताता हूं कैसे। देखो ये X हुआ, फिर हम प्लस करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते, अमोनिया। अमोनिया क्या है, अपने आप में एक मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जानते हैं आप लोग, अणु, ठीक है ना, ये एक अणु है। और अणु की भी ऑक्सीकरण संख्या, ये नोट करने वाली बात है, अणु की ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होती है, 0 होती है। जो भी अणु होगा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ अमोनिया जो है अपने आप में मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया की 0। और इस कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है, तो 6 गुणा 0 लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा इस अमोनिया मॉलिक्यूल की क्या है, ऑक्सीजन संख्या 0 है, और ये 6 से गुणा कर देंगे। प्लस देखो उसके साथ क्या होगा, ये क्लोराइड आयन है, ये Cl जो होंगे, जो हैलोजन ग्रुप होंगे बेटा, ध्यान रखना, हैलोजन ग्रुप मींस हैलोजन होते हैं, चैल्कोजन होते हैं, है ना, कोलिशन होते हैं, अलग अलग, है ना। तो हैलोजन ग्रुप कौन, हैलोजन ग्रुप का नाम बताओ बेटा, कौन कौन होते हैं हैलोजन ग्रुप पे, कौन होते हैं हैलोजन ग्रुप के तत्वों के नाम बताओ जल्दी से, भले कोर्स से हट गया वो अलग चीज है, और हमें मालूम होना चाहिए हैलोजन्स क्या होते हैं, कौन कौन है हैलोजन। क्लोरीन, फ्लोरीन, हाँ आयोडीन फ्लोरीन, और ऑक्सीजन। हाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टडीन, ये हमारे पास हैलोजेंस ग्रुप है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, हैलोजेंस।
इनको हम हैलोजन कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इन हैलोजन ग्रुप को में जितने भी हैं इनकी -1 होते बेटा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1। ठीक है ना, इनको -1 से दिखाते। तो यहाँ पर एक क्लोराइड को हमने -1 दिखा दिया, लेकिन कितने क्लोरीन है 3, इसलिए 3 को गुणा कर देंगे। बराबर मैंने क्या कहा अभी शुरू में, इस पूरे अणु का क्या होगा ऑक्सीजन संख्या 0 होती, तो हमने 0 लिख लिया। अब देखो x और इसका 6 गुणा 0 तो 0 होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा -1 × 3, तो माइनस के साथ जब इसके प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस में आती वैल्यू है ना, तो यहाँ पर आएगा -3, 3 एकम 3 ही तो होता है -3 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर इस 0 को हटा दिया जाए तो ये क्या बचा है यहाँ पर x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या जब उधर जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाता है। देखो यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो +3। ये क्या आ गया बेटा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ गई, किसकी, इस कोबाल्ट की। यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है। क्लियर। तो जब +3 आ गई तो हम समझ सकते हैं इस वाले कोबाल्ट की यहां पर ऑक्सीकरण जो प्राथमिक संयोजकता वो 3 है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, मैंने कैसे निकाला उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, वो इस प्रकार से निकाला। हो गया बेटा, सबको बात समझ में आई या नहीं आई पहले बताओ, क्योंकि ये बेसिक्स है बेटा, ये आपको आ जानी चाहिए। बेसिक को तो बहुत जरूरी होता है ना, किसी चीज का जो बेस होता है वो बहुत जरूरी होता है कि वो आपको आ जाए। आई थिंक आ गया, ठीक हो गया बेटा। किसी को समझ में ना आया हो तो बोल सकता है कि सबको समझ में आ गया। कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, सबको समझ में आ गया बेटा। इसकी ऑक्सीजन संख्या +3, प्राथमिक संयोजकता +3 हो। अब हमें द्वितीयक संयोजकता पे बात करनी है कि द्वितीयक संयोजकता क्या होगी। उसके बाद हमें ये देखना होगा बेटा इसमें कि इसका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन जो संख्या है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन संख्या यदि देखते हैं तो इसमें उप सहसंयोजक की कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है, जो ब्रैकेट के अंदर जितने लिगेंड्स होंगे इनको क्या कहा जाता है, लिगेंड्स। ये लिगेंड्स है बेटा जो अंदर, यहां पर देखो कितने लिगेंड्स हैं, 6 है। यहां पर देखोगे तो कितने लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड्स आएगा, ये 1 और 5, 6 होंगे। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर इस धातु आयन को छोड़ करके जितने सारे होंगे, जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास लिगेंड्स होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स। ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स है। यहाँ देखो यहाँ कितने हैं, 2 ये हैं और 4 ये हैं, 6 हो गए, यहाँ भी 6। तो इन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ठीक है ना, उप सहसंयोजी संख्या क्या है, 6 है, इसलिए इनकी सबकी द्वितीयक संयोजकता क्या होगी, 6 होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या करते हैं बेटा, इनकी संयोजकता को हम नोट करते हैं, कैसे कैसे संयोजकताएं आती है। तो बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो। अर्पित बेटा तेरे माइक ऑन है और तू कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है। नो सर। हाँ तो तुम्हारा माइक ऑन क्यों था, ठीक है ना, आपको माइक ऑन नहीं रखना बेटा, है ना, फिर डिस्टरबेंस होता है, बीच बीच में ऐसा लग रहा था कुछ पूछना चाह रहे हो। जब कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तब माइक ऑन करना, फिर तुरंत बंद कर देना, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई बच्चा इस प्रकार न करे कि ताकि आप लोगों को दिक्कत हो, है ना। अन्य बच्चों को दिक्कत होती है, फिर उनको आवाज सही प्रॉपर नहीं जाती। तो आप लोगों को इस टाइप से ध्यान रखना है ना, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये है बेटा हमारे पास कैसे कैसे हमें क्या निकालना है, उसकी उप सहसंयोजन संख्या निकालनी है। तो 2 प्रकार की संयोजकता, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, इन्होंने कुछ कहानियां बताई इसके पीछे। कैसे, देखो हमने दोनों प्रकार की संयोजकता है, ये तो वार्नर के अनुसार हमने प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता समझ ली। इन्होंने क्या किया, जो वर्नर्स थे
वार्नर ने क्या किया कि जो कोबाल्ट थर्ड है, क्या है, कोबाल्ट थर्ड, देखो कोबाल्ट जो थर्ड है, ये तीसरा इस संयोजकता को दिखाता बेटा, है ना, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ऐसे लिखा जाता है इनके नाम, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के साथ जो है अमोनिया की अभिक्रिया करवाई NH3, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के यौगिक प्राप्त किए। इन दोनों की अभिक्रिया करवाने पर कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के साथ अमोनिया की अभिक्रिया करवाई और फिर अलग अलग यौगिक प्राप्त किए, ठीक है ना। तो अलग अलग यौगिक किस प्रकार से प्राप्त किए, उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने अभिक्रिया करवाई, जैसे सामान्य ताप पर इनके विलयन जैसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है ना, सामान्य ताप पर लिया और इनके जो विलयन प्राप्त हुए हैं वो सिल्वर नाइट्रेट होता बेटा AgNO3 के साथ, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट विलयन की आधिक में मिलाने पर कुछ क्लोराइड AgCl में परिवर्तित हो गए, जैसे AgCl में बना देंगे, यानी कि जैसे यहाँ से क्या होगा, क्लोराइड आयन होगा वो AgCl के रूप में निकल जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, ठीक है ना, और अवक्षेपित हो जाता है और इन विलयन में क्या रह जाते हैं, बाकी विलयन में रह जाते हैं। जैसे माना उसने क्या किया, एक मोल लिया, देखो एग्जांपल देखो, एक मोल किसका लिया, देखो यहाँ पर लिया COCl3, ठीक है ना, और डॉट है 6NH3, देखो हमने कोबाल्ट थर्ड लिया और उसके साथ अमोनिया की अभिक्रिया करवाई, ये यौगिक बना, इसका रंग था पीला, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, पीला रंग था। लेकिन क्या किया, यहां पर क्या हुआ, 3 मॉलिक्यूल क्या लग गए इसमें, AgNO3, ठीक है ना, AgNO3 के साथ अभिक्रिया की और इसके 3 मोल क्या बने, 3 मोल AgCl बन गया, 3 मोल AgCl बन गए, है ना। तो इसका मतलब हम समझ गए कि इसमें क्या है, 3 क्लोराइड आयन यहाँ परिवर्तित हो गए। फिर इसके बाद दोबारा इन्होंने अभिक्रिया करवाई, जैसे COCl3, है ना, और यहाँ पर वो 5 मॉलिक्यूल थे NH3, जब 5 मॉलिक्यूल NH3 के साथ, तो इसका रंग 6 थे तो पीला हुआ, और अब की बार क्या है, इसका रंग बैंगनी है। देखो अलग अलग मॉलिक्यूल के अलग अलग कलर्स है ना, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने फिर क्या करवाया, AgCl के साथ माने AgNO3 के साथ अभिक्रिया करवाई, तो इसने क्या देखा, यहाँ पर यहाँ इसने देखा 2 मोल यहाँ से आगे, और यानी कि 2 मोल AgCl बना, देखो 2 मोल बना, इसका मतलब उसने 2 क्लोरीन लिया, एक क्लोरीन कहाँ है, लिगेंड के फॉर्म में, ठीक है ना। फिर उसने फिर और लिए, जैसे देखो उसने 1 मोल क्या लिया, COCl3 लिया और यहाँ पर 4NH3 लिए, देखो अलग मॉलिक्यूल है NH3, इसका रंग था हरा, ठीक है ना, हरे रंग का था। फिर उसने देखा यहाँ पर क्या अवक्षेपण हुआ, उसने देखा यहाँ पर जो हुआ 1 मोल AgCl बना, केवल क्या बना, 1 मोल क्या बना, AgCl, सिल्वर क्लोराइड बना, ठीक है ना। तो ये केवल कुछ ही मॉलिक्यूल बन पा रहे थे, है ना, कुछ ही मॉलिक्यूल क्या हो रहे थे, बन पा रहे थे। तो इसने इस टाइप से देखा कि अलग अलग मॉलिक्यूल इस टाइप से बन रहे हैं, ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई। तो ये क्या थे, अलग अलग मॉलिक्यूल बन रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, यहां से एक 3 क्लोराइड निकले, ये पूरा मॉलिक्यूल कोबाल्ट, ये कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 मोल निकले, यानी कि 1 Cl और 5 NH3 बचे हुए यहाँ पर, तो ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखो केवल एक AgCl बना, यानी कि 1 Cl निकला यहाँ से, बाकी क्या है, 2 Cl है और 3 मॉलिक्यूल क्या है, NH3 है, 3 या 4 मॉलिक्यूल है ना, कितने मॉलिक्यूल थे, 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 4NH3 है, तो 4 ही हो गए और 2 हो गए 6, तब भी क्या आ रहा है, हरा रंग आ रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदल रहे हैं इसके। फिर उसके बाद उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट थर्ड यानी कि COCl3 लिया और यहाँ पर क्या हुआ, 4NH3 ली, ठीक है ना, और इसका जो कलर था, इसका कलर भी बैंगनी है बेटा, देखो इससे ऊपर हमने लिया लेकिन इसका कलर भी बैंगनी निकला। यहां पर क्या हुआ, इसने यहां पर से क्या हुआ, केवल 1 मोल क्या बना, AgCl बना, देखो
यहां से एक Cl चले गया तो यहाँ 2 क्लोरीन बचे और 4 क्या है NH3 बचे, तब भी कितना हो रहा है, तब भी मिलाकर के 6 ही हो रहा है। तो इस टाइप से जो परीक्षण किए इसने, इसमें इन्होंने देखा कि जो विलयन है उनकी चालकता का मापन किया और उसके आधार पर कुछ बिंदु समझाए, इसके आधार पर कुछ बिंदु समझाए उन्होंने कि क्या क्या चीजें हुई। देखो यहाँ पर देखो, सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आ रहा है, इनमें केवल AgCl मॉलिक्यूल अलग निकल रहे हैं, है ना। तो इसके आधार पर उन्होंने कुछ चीजों को समझाया, क्या समझाया होगा देखते हैं कि क्या क्या चीजें बताई उन्होंने, ठीक है ना। इन परीक्षणों के आधार पर पहला उन्होंने कहा, यदि पहला पॉइंट इसका देखें क्या कहता है कि अभिक्रिया के जो दौरान जो है कुल मिलाकर के 6 समूह कोबाल्ट आयन से क्या हुए, जुड़े हुए हैं। यदि मैं देखो कि जो इन्होंने कहा कि जो अभिक्रिया हुई, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया के समय क्या हुआ कि कुल 6 कोबाल्ट समूह, कुल 6, कुल मिलाकर के, एक मिनट में, कुल मिला यहां पर हम अभिक्रिया के दौरान कुल हम कह सकते हैं कुल जो हमारे पास क्या होंगे, कुल 6 जो हैं क्या होंगे, क्या कह सकते हैं, कुल 6 लिगेंड्स है ना, कुल 6 जो लिगेंड्स होंगे, लिगेंड, अभी लिगेंड्स तो हमने समझी नहीं थे इसलिए मैं अभी ऐसे कह दे रहा हूँ, कुल 6 लिगेंड्स धातु आयन से जुड़े हुए, धातु आयन से जुड़े हुए, ठीक है ना। यहां पर देखो अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया हुई उसमें क्या है, 6 लिगेंड्स जो है धातु आयन से जुड़े हुए, पहला इन्होंने देखा, है ना। यहाँ पर यदि देखोगे तो पहले वाले में भी देखेंगे तो क्लोराइड लिगेंड्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास क्या होंगे, क्लोराइड आयन और अमोनिया होंगे, है ना, दोनों मिलाकर के 6 हो गए थे। हमने सब में देखा 6 थे पहले, इससे पहले क्या थे, सब में 6 थे। यदि मैं वापस जाऊं इसमें, नहीं हो पा रहा है ना, चलो 6 सब में था, पहले वाले में 6 था, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में मैंने बताया था आपको, है ना। तो एक तो ये मिला था, ठीक है ना। यौगिकों को यदि सारणी के रूप में लिखेंगे तो जिन, ये क्या है, गुरु कोष्टक मानी बड़ा कोष्टक जो होगा, जो बड़े कोष्टक के अंदर, ठीक है ना, बड़े कोष्टक के अंदर इन परमाणुओं को हम दिखाएंगे, है ना। एकल सत्ता जो अभिक्रिया क्या कह सकते हैं कि वियोजित नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पहले दिखाया था कि COCl3 और यहां पर लिया था NH3, ये होल 6, ठीक है ना। अब हमने कहा कि यहां पर हमने AgNO3 की रिएक्शन करवाई, इस पर किसकी अभिक्रिया करवाई, AgNO3 की, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बना, 3 मोल बने हमारे पास, AgCl बने, तो अंदर क्या बचा, ये देखो 6 मॉलिक्यूल बचे, तो उसको हम क्या करेंगे, बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे। यानी कि क्या होगा कि जो कोबाल्ट है और कोबाल्ट के अंदर NH3 और इसके होल 6 जो Cl निकल गए उनको छोड़ देंगे, तो ये बड़े कोष्टक के अंदर हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। और जो Cl आयन जो हम बाहर निकल गए उनको हम क्या करेंगे, Cl3 बाहर लिख लेंगे, ठीक है बेटा। यानी कि यौगिक सारणी के अनुसार जो सूत्रित किए जाए, ठीक है ना, तो इसमें जो बड़े कोष्टक में दर्शाए गए परमाणु हैं एकल सत्ता है और जो अभिक्रिया में वियोजित नहीं होते हैं। ये क्या है, इनके पास एकल सत्ता होती है और ये क्या नहीं होते हैं, अभिक्रिया में वियोजित नहीं हो रहे हैं। देखो किसको लिखेंगे हम उसके अंदर कि जो वियोजित नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखना है इस बड़े कोष्टक के अंदर किसको लिखेंगे, जो वियोजित नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, है ना, इससे समझ में और आएगा। जैसे मान लीजिए हमने COCl3 लिया और यहाँ NH3, ठीक है ना, इसकी होल 6 थी। अब हमने क्या करवाया इस पर, माना सॉरी 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे COCl3 और 5 मॉलिक्यूल NH3 थे हमारे, है ना। अब देखो हमने क्या करवाया, AgCl की रिएक्शन, AgNO3 की रिएक्शन करवाई। इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल AgCl बने, 2 मोल क्या बने, AgCl। तो इसका मतलब 2 Cl क्या कर बाहर निकल गए। इतनी बात समझ में आई।
तो बाकी को हम क्या करेंगे, जो Cl बाहर निकल गए उनको तो लिखेंगे कहाँ, यहां बाहर, और बाकी को अंदर लिख लेंगे। तो देखो ये कोबाल्ट है, यहाँ Cl बचा, और ये क्या हुआ NH3 की होल 5, इसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास क्या होंगे, उस जो हमने अभिक्रिया करवाई, एक तो इसमें क्या होंगे, सभी में 6 लिगेंड्स हैं, ठीक है ना। चलो मैं इसको फिर ऊपर से मिटा देता हूँ। जैसे मानो वो कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास है CO, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, COCl3 लिया है ना, और यहां पर हमने 4NH3 लिखा, ठीक है ना। और मान लीजिए बेटा हमने AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और इससे जो प्राप्त यौगिक हुआ, ध्यान से देखना मेरी बात, यदि इनसे जो प्राप्त यौगिक हुआ वो क्या बना, CO और Cl2 बना, और 4NH3 बना, और प्लस इसमें AgCl निकला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख पाएंगे, तो कैसे लिखना हमने इसको, कोऑर्डिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, ये वाला है ना। इसमें क्या करना है कि जो तो बाहर निकल गए, देखो एक Cl बाहर निकला बेटा, इसमें 3 Cl थे, एक Cl बाहर निकला, तो उस Cl को हम क्या करेंगे, बड़े कोष्टक से बाहर लिखेंगे, और बाकी को क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे। जैसे मान लो देखो CO और Cl2 हमने लिख लिया, क्योंकि Cl2 अंदर आ गया, यहाँ पर क्या होगा, NH3 होगा, और NH3 को हम क्या करेंगे, होल 4 कर देंगे। ये सब को हम बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ये बड़े कोष्टक, इसको गुरु कोष्टक भी कहा जाता है, गुरु माने बड़ा, है ना, बड़े कोष्टक में लिखेंगे। और प्लस यहाँ पर Cl हुआ, जो एक Cl बाहर निकला उसको हम ऐसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन। तो ये इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण, इस प्रकार से हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिख सकते हैं। उनका कहने का तात्पर्य था कि जो जो आयन जो है बाहर निकल गए उनको हम किनारे कर देंगे, और बाकी क्या बचे रहेंगे, जो यहाँ पर बचे हुए हैं उनको हम इस रूप में लिख लेंगे। क्लियर हुआ, कितनी बात समझ में आई बेटा, जी सर। ठीक है ना। तो ये वार्नर